दिया है सारी दुनिया को। मैं नाम ले रही हूँ आज उस मिनिस्टर का, शिवानी भटनागर को। हिम्मत है जाके पूछो, सही कि नहीं थी? शिवानी भटनागर एक बेहतरीन पत्रकार थीं। उन्होंने द एशियन एज में न्यूज़ डेस्क पर एक सब एडिटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 31 साल की शिवानी भटनागर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की प्रमुख संवाददाता और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा थीं। शिवानी इंडियन एक्सप्रेस की बेहतरीन रिपोर्टरों में से एक थीं। उन्होंने बिस्किट घोटाले पर एक स्टोरी की थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे हरियाणा सरकार के अधिकारियों और ठेकेदारों के सांठ-गांठ से कुपोषित माओं और बच्चों के लिए बिस्किट खरीदने के लिए निर्धारित किए गए पैसों की हेराफेरी की जा रही है। शिवानी की इस स्टोरी के बाद सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया था। शिवानी की शादी राकेश भटनागर से हुई थी। राकेश भटनागर टाइम्स ऑफ इंडिया के लीगल एडिटर थे। दोनों का एक 2 महीने का बच्चा भी था। शिवानी और राकेश दिल्ली के पटपड़गंज में नौकुंज अपार्टमेंट में रहा करते थे। घर में एक नौकरानी भी काम करती थी। शिवानी उस समय मैटरनिटी लीव पर थीं। 22 जनवरी 1999 को राकेश भटनागर के एक रिश्तेदार भगवान स्वरूप भटनागर अपने किसी काम से राकेश भटनागर के नौकुंज अपार्टमेंट वाले फ्लैट B42 में रुके हुए थे। BS भटनागर हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। 23 जनवरी 1999 की सुबह BS भटनागर यानी भगवान स्वरूप भटनागर एक मीटिंग के लिए निकल गए। वहीं राकेश भटनागर करीब 12:15 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस चले गए। उस समय घर पर केवल शिवानी, उनका बच्चा और एक नौकरानी ही रह गए। नौकरानी भी अपना काम खत्म करने के बाद दोपहर 2 बजे के आसपास शिवानी के फ्लैट से चली गई। दोपहर 3:30 बजे के करीब शिवानी ने अपने पति राकेश भटनागर को उनके ऑफिस में फोन किया। शिवानी ने राकेश को बताया कि चंडीगढ़ के लोकल दैनिक अखबार द ट्रिब्यून से एक आदमी मिस्टर अधिकारी के बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड और मिठाई का डब्बा लेकर आया है। राकेश ने शिवानी को उस आदमी को फोन देने के लिए कहा। शिवानी ने उस आदमी को फोन दे दिया। राकेश की उस आदमी से बात होने लगी। उस आदमी ने राकेश भटनागर से बताया कि उसका नाम शर्मा है और उसे मिस्टर अधिकारी ने भेजा है। इस पर राकेश ने कहा कि वो किसी अधिकारी नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं। राकेश ने शर्मा से कहा कि वो इनविटेशन कार्ड उनके घर पर ही छोड़कर चला जाए। करीब 4:30 पर रिश्तेदार BS भटनागर शिवानी और राकेश के फ्लैट B42 के बाहर पहुंचे। फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी उनके पास थी। वो फ्लैट का दरवाजा खोलने लगे, पर चाबी काम नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर शिवानी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद BS भटनागर राकेश भटनागर को फोन करने के लिए पटपड़गंज मार्केट में चले गए। उन्होंने वहां एक दुकानदार से ताले के बारे में भी बात की। राकेश ने BS भटनागर को बताया कि उनके फ्लैट का दरवाजा अक्सर अटक जाता है। दरवाजे को खोलने के लिए चाबी को 2 बार घुमाकर दरवाजे को धक्का देना पड़ता है। शाम के करीब 5:15 पर BS भटनागर फ्लैट के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जब वो फ्लैट के अंदर घुसे तो वहां का मंजर देखकर उनकी हालत खराब हो गई। बेडरूम के फर्श पर खून से सराबोर शिवानी भटनागर की लाश पड़ी हुई थी और उनका नवजात बच्चा बेड पर पड़ा रो रहा था। BS भटनागर ने तत्काल राकेश भटनागर को फोन किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में राकेश भटनागर अपने फ्लैट पर पहुंच गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज रिपोर्टर ने करीब 6:13 पर पुलिस को फोन करके ये सूचना दी कि नौकुंज अपार्टमेंट पटपड़गंज मदर डेयरी के पास एक महिला को चाकू मारा गया है। खबर मिलने के बाद पुलिस करीब 6:35 पर घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने पाया कि शिवानी की गर्दन में एक चाकू घुपा हुआ था और एक चाकू उसके पेट पर पड़ा हुआ था। ये दोनों चाकू शिवानी के ही रसोई के थे। शिवानी की छाती और गर्दन में लगे चाकू के घावों को लेकर उनके शरीर पर कुल 10 घाव थे। उनकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान भी थे। शिवानी की लाश के पास पीले रंग का एक बिजली का तार और एक तवा पड़ा हुआ था। शिवानी भटनागर को तत्काल स्वामी दयानंद अस्पताल ले जाया गया। वहां शाम 7:20 पर शिवानी को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाए जाने से कम 2 घंटे पहले ही शिवानी भटनागर की मौत हो गई थी। पति राकेश भटनागर की तसल्ली के लिए शिवानी को अपोलो अस्पताल भी ले जाया गया, पर वहां भी डॉक्टरों ने वही बात दोहराई। शिवानी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया था कि आमतौर पर पोस्टमार्टम पूरा होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, पर शिवानी मामले में उन्हें करीब 8 घंटे लगे। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि शिवानी के शरीर पर 3 तरह के घाव के निशान थे।
शिवानी की छाती और उसके घुटने पर कई जगह चाकू से वार किए गए थे। चाकू का वार बहुत जोर से किया गया था। चाकू की नोक भी मुड़ी हुई थी। शिवानी का गला इतने जोर से घोंटा गया था कि उसकी सांस की नली टूट गई थी। एक चोट उसके सिर के पिछले हिस्से पर भी थी। उसे रसोई के तवे से मारा गया था, जिससे उसका सिर चकनाचूर हो गया था। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम करते समय उन्हें ऐसा लगा कि शिवानी भटनागर की 3 बार हत्या की गई थी। शिवानी हत्या मामले में पुलिस ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हत्यारा शिवानी के घर में जबरन घुसा था, क्योंकि ड्राइंग रूम में सोफे के पास एक प्लेट में चाय और नाश्ते से भरे 2 कप पड़े थे। डाइनिंग टेबल पर 2 खाली कांच के गिलास और सोफे के पास एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। जिसने भी शिवानी की हत्या की थी उसने घर की तलाशी लेने के लिए सामानों को उलट पुलट दिया था, जैसे वो शिवानी के घर में कुछ बहुत खास चीज को ढूंढ रहा था। शिवानी के तीनों बेडरूम और अलमारी का घरेलू सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। बिस्तर पर अधखुला सूटकेस पड़ा हुआ था। राकेश भटनागर ने पुलिस को बताया कि उनके घर से 2 चीजें गायब थी। एक तो शिवानी का फ्रिज पर रखा कैमरा और दूसरा उसकी सोने की चेन। इनके अलावा घर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ था। जांच टीम ने मिठाई के डिब्बे, नमकीन और बिस्किट से भरे लकड़ी के कटोरे, चाय के कप और रेफ्रिजरेटर से 10 फिंगरप्रिंट उठाए और घटनास्थल से खून के नमूने भी जब्त किए। पुलिस ने सोसाइटी के गार्ड से पूछताछ की और साथ में विजिटर रजिस्टर की भी जांच की। रजिस्टर से पता चला कि 23 जनवरी की दोपहर 2:40 पर राजीव भटनागर नाम के एक आदमी ने शिवानी के फ्लैट में जाने के लिए अपने हाथों से एंट्री दर्ज की थी। फ्लैट में जाने का कारण राकेश भटनागर को इनविटेशन कार्ड देना था। वहीं इस राजीव भटनागर ने फोन पर राकेश भटनागर से बात करते समय अपना नाम शर्मा बताया था। रजिस्टर में उसने अपना पता ट्रिब्यून कॉलोनी चंडीगढ़ दर्ज किया था। रजिस्टर के मुताबिक वो आदमी दोपहर के 3:10 पर नौकुंज अपार्टमेंट से बाहर चला गया था। रजिस्टर में एक वसलुद्दीन नाम के आदमी को भी नौकुंज अपार्टमेंट में एंट्री करते हुए दिखाया गया था। रजिस्टर के मुताबिक वो आदमी शिवानी के फ्लैट में ड्राई क्लीन के उद्देश्य से गया था। उसके नौकुंज अपार्टमेंट के अंदर जाने का समय 3:45 का था, जबकि बाहर निकलने का समय 4 बजे का था। उस रजिस्टर में उसी दिन ललित नाम के एक आदमी की भी एंट्री थी, पर उसके बारे में कोई अन्य डिटेल नहीं बताई गई थी। ये तो जाहिर था कि शिवानी 3:30 बजे तक बिल्कुल सही सलामत और जिंदा थी, क्योंकि शिवानी ने फोन पर अपने पति राकेश भटनागर से शर्मा नाम के आदमी की बात कराई थी। शिवानी की हत्या का समय दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे के बीच में माना गया था। पुलिस के मुताबिक ये शर्मा और राजीव भटनागर दोनों एक ही व्यक्ति थे और इस व्यक्ति का असली नाम प्रदीप शर्मा था। प्रदीप शर्मा को शिवानी की हत्या की सुपारी दी गई थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर दोनों एक ही व्यक्ति थे और यही व्यक्ति शिवानी का हत्यारा था, तब विजिटर रजिस्टर के मुताबिक वो तो हत्या के समय नौकुंज अपार्टमेंट में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि रजिस्टर के मुताबिक राजीव भटनागर 3:10 पर नौकुंज अपार्टमेंट से बाहर चला गया था। खैर, मामला क्राइम ब्रांच के हाथों में था। क्राइम ब्रांच इस संदिग्ध आदमी की तलाश में जुट गई। राजीव भटनागर ने नौकुंज अपार्टमेंट के रजिस्टर में चंडीगढ़ का जो एड्रेस लिखा था, पुलिस उस एड्रेस पर गई। एड्रेस तो सही था, पर वहां कोई राजीव भटनागर या शर्मा नाम का आदमी नहीं रहता था। इसके बाद क्राइम ब्रांच शर्मा के बताए इनविटेशन वाले एड्रेस पर गई। शर्मा ने राकेश को बताया था कि वो चंडीगढ़ के द ट्रिब्यून अखबार के श्री अधिकारी के बेटे की शादी का कार्ड लाया था। जांच टीम द ट्रिब्यून के ऑफिस पहुंची और वहां अधिकारी शर्मा और राजीव भटनागर नाम के लोगों के बारे में पूछताछ करने लगी। पता चला वहां इन नामों के लोग काम नहीं करते थे, ना कोई इन लोगों के बारे में कुछ जानता ही था। पुलिस की नजर में शिवानी भटनागर के पति राकेश भटनागर संदिग्धों की सूची में पहले नंबर पर थे। पुलिस ने उनसे करीब 70 बार पूछताछ की। शिवानी के दोस्तों का कहना था कि शिवानी और राकेश का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। दोनों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। हालांकि पुलिस जांच में राकेश भटनागर के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि राकेश भटनागर की शिवानी हत्याकांड में संलिप्तता रही हो। मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब शिवानी की बहन सेवंती ने पुलिस के सामने शिवानी के एक बेहद करीबी दोस्त के नाम का खुलासा किया। शिवानी भटनागर और आईपीएस आरके शर्मा के बीच बेहद करीबी रिश्ते थे।
इसके बारे में शिवानी ने सेवंती को तब बताया था जब शिवानी को बच्चा हुआ था। सेवंती ने बताया कि शिवानी के कहने पर उसने आर.के. शर्मा को मुंबई में उनके फोन पर 3 बार कॉल करके शिवानी के बच्चे के जन्म की सूचना दी थी। बच्चा होने के बाद शिवानी उदास रहने लगी थी क्योंकि आर.के. शर्मा शिवानी के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे। आर.के. शर्मा के इस बर्ताव पर शिवानी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो वो उनका पर्दाफाश कर देगी और उनका करियर भी बर्बाद कर देगी। शिवानी की एक रूममेट सेजल शाह ने भी आर.के. शर्मा यानी रविकांत शर्मा और शिवानी के रिश्तों के बारे में कई हैरान करने वाले खुलासे किए। साल 1998 में शिवानी 3 महीने की चेवनिंग जर्नलिज्म स्कॉलरशिप पर लंदन गई थीं। सेजल शाह वहां शिवानी की रूममेट थीं। सेजल शाह ने साल 2004 में कोर्ट में गवाही दी थी। सेजल के मुताबिक शिवानी लंदन में अपने तकिए के नीचे आर.के. शर्मा की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखती थीं। शिवानी ने सेजल को बताया था कि वो आर.के. शर्मा से प्यार करती हैं। उस समय शिवानी प्रेग्नेंट थी और बहुत परेशान भी थीं। शिवानी हफ्ते में 3 से 4 बार आर.के. शर्मा को फ़ोन करती थीं और फिर वो आर.के. शर्मा से कॉल करने के लिए कहती थीं। उधर से जब आर.के. शर्मा शिवानी को कॉल करते थे तब उनके बीच फ़ोन पर लगभग 1 घंटे तक बात होती थी। उसी दौरान शिवानी लंदन से अपने खर्च पर भारत आई थीं। तब शिवानी से उनके एक सहकर्मी ने पूछा था कि वो लंदन से भारत आने जाने का खर्च कैसे उठा सकती हैं। तो शिवानी ने कहा था कि एयर इंडिया में उनका एक करीबी दोस्त है जो उनके लिए टिकट तय करता है। आर.के. शर्मा उस समय एयर इंडिया मुंबई में डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के पद पर थे। कहते हैं शिवानी भटनागर और रविकांत शर्मा के रिश्तों की शुरुआत साल 1997 में हुई थी। तब शिवानी भटनागर बतौर संवाददाता इंदर कुमार गुजराल सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर कर रही थीं और आर.के. शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। 1998 के अंत में जब शिवानी ने बच्चे को जन्म दिया तभी से रविकांत शर्मा शिवानी से दूरी बनाने लगे थे। पुलिस का कहना था कि शिवानी रविकांत शर्मा पर अपनी पत्नी को तलाक देकर शादी का दबाव डाल रही थी, जबकि रविकांत शर्मा ऐसा नहीं चाहते थे। इससे परेशान होकर रविकांत शर्मा ने शिवानी से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। रविकांत शर्मा हरियाणा काडर के 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। इनका शिवानी हत्याकांड में संदिग्ध बनने से पहले तक शानदार रिकॉर्ड रहा था। जनवरी 1990 से जून 1992 तक उन्होंने सीबीआई और उसके नारकोटिक्स काउंटर पॉइंट और एंटी करप्शन ब्रांचेज में काम किया था। उन्होंने ड्रग्स पर फ्रांस में इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और कनाडा में ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक कोर्स में भाग लिया था। साल 1992 से 1995 तक आर.के. शर्मा ने फ्रांस में इंटरपोल हेडक्वार्टर में काम किया। उन्होंने आतंकवाद विरोधी, ड्रग्स, आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी जैसे मामलों पर कई मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। सितंबर 2001 में वो हरियाणा के आईजी प्रिजन बना दिए गए। रविकांत शर्मा शिवानी के जीवन का इतना अहम हिस्सा थे कि जब इंडियन एक्सप्रेस में शिवानी के कंप्यूटर सिस्टम की जांच की गई तब शिवानी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रविकांत निकला। साल 1999 में आर.के. शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, पर पूछताछ करने वाले अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने राकेश भटनागर समेत शिवानी के करीबी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, पर पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वहीं शिवानी की हत्या होने के बाद से रविकांत शर्मा से 12 बार पूछताछ की गई और उनका 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर आर.एस. गुप्ता ने बताया कि आर.के. शर्मा ने कभी भी हमारे साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी परहेज किया और डॉक्टरों से उन्होंने प्रमाणित करवाया कि उन्हें नाक की बीमारी है। 3 सालों तक शिवानी भटनागर हत्याकांड की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। पुलिस बस यही कहती रही कि वो मामले को सुलझाने के करीब पहुंच गए हैं। इस मामले में पुलिस को सफलता तब मिली जब उन्होंने आर.के. शर्मा के सहयोगियों से पूछताछ की और आर.के. शर्मा के ऑफिस और घर के जो भी फोन नंबर थे उनकी डिटेल्स की जांच शुरू की। कॉल डिटेल से पता चला कि शिवानी की मौत से पहले के महीनों में आर.के. शर्मा और शिवानी के बीच कई कॉल हुए थे। इससे पहले भी जब शिवानी जर्नलिज्म स्कॉलरशिप पर लंदन में थी तब आर.के. शर्मा ने शिवानी को 90 बार फोन किया था। शिवानी ने भी लंदन से मुंबई में कम से कम 176 बार फोन किया था। दिलचस्प बात यह भी थी कि शिवानी के पति राकेश भटनागर ने दिसंबर 1997 से जनवरी 1999 के बीच आर.के. शर्मा से कम 40 बार बात की थी।
आरके शर्मा की कॉल डिटेल्स की जांच के दौरान पुलिस को एक मोबाइल नंबर और 2 लैंडलाइन नंबर मिले। उन नंबरों पर आरके शर्मा ने शिवानी हत्या मामले से पहले कई बार बात की थी। जब पुलिस ने उन नंबरों की जांच की तब पता चला कि मोबाइल नंबर श्री भगवान शर्मा नाम के किसी आदमी का था और दोनों लैंडलाइन नंबर गुड़गांव के थे। इन दोनों लैंडलाइन नंबरों में से एक नंबर श्री भगवान और दूसरा नंबर उसके रिश्तेदार के घर का था। तत्कालीन दिल्ली जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच यूके काटना ने कहा कि चौंकाने वाली बात ये थी कि शिवानी की हत्या वाले दिन के बाद से ही इस टेलीफोन नंबर से संपर्क बंद हो गया था। भगवान शर्मा के मोबाइल नंबर और दोनों टेलीफोन नंबरों की जांच में पुलिस के हाथ 2 और संदिग्ध नंबर लगे। एक नंबर प्रदीप शर्मा का था और दूसरा नंबर सत्य प्रकाश का था। पुलिस ने पाया कि शिवानी हत्याकांड वाले दिन यानी 23 जनवरी को और उससे पहले भी गुड़गांव के इन नंबरों की पुणे के एक मोबाइल नंबर से बात हुई थी। पुणे का वो नंबर आरके शर्मा के एक दोस्त सुरेश कुकरेजा का था। पुलिस ने सुरेश कुकरेजा से इस सिलसिले में पूछताछ की। तब कुकरेजा ने बताया कि आरके शर्मा ने पुणे में उनका मोबाइल यूज किया था। पुलिस का कहना था कि जिस दिन शिवानी की हत्या हुई थी उस दिन आरके शर्मा पुणे में थे। वहां उन्होंने पुणे में कारोबार करने वाले दिल्ली के बिजनेसमैन सुरेश कुकरेजा से मोबाइल फोन यूज करने के लिए लिया था। शिवानी की हत्या के कुछ ही समय बाद पुणे में कुकरेजा के मोबाइल फोन पर दिल्ली के एक मोबाइल फोन से कॉल गई थी। वो कॉल श्री भगवान का था और उसकी लोकेशन पटपड़गंज एरिया में पाई गई जो नौकुंज अपार्टमेंट के आसपास थी और नौकुंज अपार्टमेंट में ही शिवानी और राकेश भटनागर रहा करते थे। शिवानी भटनागर की हत्या के 3.5 साल बाद 30 जुलाई 2002 को पहली गिरफ्तारी की गई। यह गिरफ्तारी श्री भगवान शर्मा की थी। 1 अगस्त 2002 को आरके शर्मा 10 दिनों की छुट्टी पर चले गए। आरके शर्मा उस समय हरियाणा के आईजी प्रिजन के पद पर थे। आईपीएस आरके शर्मा श्री भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। श्री भगवान के पिता ओंकार शर्मा हरियाणा के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने आरके शर्मा के अंडर में काम किया था। पुलिस का कहना था कि श्री भगवान शर्मा से पूछताछ में उन्हें शिवानी भटनागर हत्याकांड की पूरी कहानी पता चल गई। पुलिस के मुताबिक कहानी का मास्टरमाइंड आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा थे। 2 अगस्त 2002 की सुबह दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के पंचकुला में आरके शर्मा के घर पर छापा मारा, लेकिन आरके शर्मा उनके हाथ नहीं आए। पुलिस उस दिन आरके शर्मा को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई पर एक आरोपी प्रदीप शर्मा को पकड़ने में कामयाब हो गई। इधर पुलिस आरके शर्मा को पकड़ने के लिए हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार छापेमारी कर रही थी पर आरके शर्मा उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। आरके शर्मा के नाम मिलने पर दिल्ली पुलिस ने आरके शर्मा की तस्वीर जारी की और उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसी बीच आरके शर्मा की पत्नी मधु शर्मा ने अपने दोनों बेटियों के साथ पंचकुला में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पति को पूरी तरह से निर्दोष बताया और आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति उन्हें फंसाना चाहते हैं। मधु शर्मा ने तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन पर शिवानी भटनागर के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पति को फंसाने में प्रमोद महाजन के साथ मिलकर काम किया है। मधु ने कहा कि हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मेरे पति कहाँ हैं, उन्हें बताइए कि वो उसी जगह पर हैं जहां प्रमोद महाजन शिवानी भटनागर से मिलते थे। मधु शर्मा ने दावा किया कि प्रमोद महाजन शिवानी भटनागर को अक्सर फोन करते थे और जिस दिन शिवानी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने शिवानी से 45 मिनट तक बात की थी। शिवानी की डायरी में प्रमोद महाजन का निजी नंबर मिला है। मधु ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस ने शिवानी और महाजन के बीच की बातचीत भी रिकॉर्ड की है लेकिन उसे सार्वजनिक करने से इनकार कर रही है। आरके शर्मा के परिवार ने पुलिस पर उनका पीछा किए जाने और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करने जैसे उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसी दौरान एक बड़ी कार ने मधु शर्मा की कार को टक्कर मार दी थी। उस कार में मधु के अलावा उनकी दोनों बेटियां भी सवार थीं। मधु शर्मा ने शिवानी भटनागर के बच्चे के पैटर्निटी पर भी सवाल उठाया था और प्रमोद महाजन को डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती दी थी। साथ में उन्होंने सच्चाई को सामने लाने के लिए सीबीआई जांच और प्रमोद महाजन का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांग की थी। हालांकि सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया गया। मधु शर्मा के आरोपों का खंडन करते हुए प्रमोद महाजन ने कहा था कि शिवानी के साथ उनके संबंध एक राजनेता और पत्रकार के थे।
ऐसी कई महिला पत्रकार हैं जिनसे मैं मिलता रहता हूं, उनमें से वो भी एक थीं। शिवानी मुझसे भाजपा कार्यालय या मेरे आधिकारिक आवास पर मिलने आती थीं। मैं उनसे किसी दूसरी जगह कभी नहीं मिला। प्रमोद महाजन ने मधु शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले प्रमोद महाजन के बचाव में उतर आए। यहाँ तक कि मुलायम सिंह और अमर सिंह ने भी उनका समर्थन किया। शिवानी के दोस्तों का कहना था कि शिवानी अक्सर प्रमोद महाजन से अपने संबंधों का बखान करती थी। 1998 में ब्रिटेन में रहते हुए शिवानी ने अपने दोस्तों को बताया कि आर.के. शर्मा और प्रमोद महाजन अक्सर उसे फोन करते थे। 16 अगस्त 2002 को पुलिस ने इस मामले में प्रमोद महाजन को क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने शिवानी हत्याकांड के अन्य आरोपियों सत्यप्रकाश, वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया। इधर आर.के. शर्मा अपनी छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे। इस वजह से उन्हें आईजी प्रिजन के पद से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने आर.के. शर्मा की करोड़ों रुपए की अनुमानित संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया। इसी के बाद 27 सितंबर 2002 को आर.के. शर्मा ने अंबाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आर.के. शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आर.के. शर्मा ने 5 अक्टूबर 2002 को क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज किए गए 10 पेज के अपने कबूलनामे में यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शिवानी की हत्या की योजना बनाई थी। आर.के. शर्मा जब शिवानी भटनागर और उसके फोन कॉल्स को इग्नोर करने लगे, तब शिवानी भटनागर आर.के. शर्मा को ब्लैकमेल करने लगी और आर.के. शर्मा के करियर को बर्बाद करने की धमकी देने लगी। शिवानी तब और भड़क गई जब उसे बच्चा हुआ और आर.के. शर्मा ने उसे शुभकामनाएं तक नहीं दी, बल्कि वो तुरंत अमेरिका के लिए निकल गए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि आईपीएस अधिकारी आर.के. शर्मा जब पीएम कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के पद पर थे, तब उन्होंने शिवानी को कई संवेदनशील दस्तावेज मुहैया कराए थे, जिनमें सेंट किट्स जालसाजी मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज भी शामिल थे। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आर.के. शर्मा ने शिवानी को जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ कागजात दिए थे। सेंट किट्स जालसाजी मामला पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार का एक मामला था। नरसिम्हा राव पर कुछ लोगों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के खिलाफ जाली दस्तावेज बनाने का आरोप था। इस दस्तावेज में दिखाया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह ने सितंबर 1986 में सेंट किट्स आइलैंड के फर्स्ट ट्रस्ट कॉरपोरेशन में एक खाता खोला था और उसमें $21 मिलियन ब्लैक मनी जमा किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वीपी सिंह की छवि खराब करने के इरादे से ये दस्तावेज गढ़े गए थे। हालांकि अदालत ने नरसिम्हा राव को इस मामले में बरी कर दिया था। खैर, आर.के. शर्मा ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने शिवानी को कोई गोपनीय दस्तावेज दिया हो। कहा गया कि जब आर.के. शर्मा शिवानी को इग्नोर करने लगे, तब शिवानी इन संवेदनशील दस्तावेजों को लीक करने की धमकी देने लगी। इधर आर.के. शर्मा की पत्नी और उनके परिवार को आर.के. शर्मा और शिवानी के रिश्तों के बारे में पता चल गया। अब आर.के. शर्मा अपनी नौकरी और परिवार बचाने के लिए शिवानी को रास्ते से हटाने की जुगत भिड़ाने लगे। 24 दिसंबर 1998 को शर्मा ने दिल्ली के अशोका होटल में सह अभियुक्तों सत्यप्रकाश, श्री भगवान, वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ कालू से मुलाकात की और उन्हें शिवानी को खत्म करने की योजना के बारे में बताया। 13 जनवरी 1999 को आर.के. शर्मा एक बार फिर से श्री भगवान, सत्यप्रकाश, वेद प्रकाश शर्मा और कालू से अशोका होटल में मिले। उन्होंने किसी बहाने से शिवानी को भी फोन करके अशोका होटल में बुला लिया ताकि दूसरे आरोपी शिवानी को पहचान लें। शिवानी अपने बच्चे के साथ अशोका होटल में आई। चारों ने दूर से ही शिवानी को आर.के. शर्मा के साथ अच्छे से देख लिया। आर.के. शर्मा ने पहचान के लिए सत्यप्रकाश को शिवानी की एक तस्वीर भी दी। बाद में आर.के. शर्मा चारों को अपने साथ दिल्ली के नौकुंज अपार्टमेंट में शिवानी का घर दिखाने ले गए। अशोका होटल के दोनों मुलाकातों में एक आरोपी प्रदीप शर्मा शामिल नहीं हुआ था। कहा गया कि सत्यप्रकाश ने प्रदीप शर्मा को शिवानी भटनागर की हत्या के लिए चुना था। हत्या को अंजाम देने के बदले में प्रदीप शर्मा को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में उसकी नौकरी वापस दिलाने और 3 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में प्रदीप शर्मा ने बताया था कि वो पहले हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चंडीगढ़ कार्यालय में क्लर्क था। धोखाधड़ी के एक मामले में उसे 3 महीने की जेल हुई थी।
और उसे निलंबित भी कर दिया गया था। आर.के. शर्मा को छोड़कर अन्य सभी आरोपी एक दूसरे से रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे। वेद प्रकाश शर्मा श्री भगवान का साला था। वेद उर्फ कालू श्री भगवान की बहन का बेटा था। सत्यप्रकाश प्रदीप शर्मा का मामा था। पुलिस ने कहा कि आरोपी सत्यप्रकाश भी श्री भगवान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो गुड़गांव में श्री भगवान का किराएदार था। सत्यप्रकाश के बारे में बताया गया कि उसके आर.के. शर्मा से अच्छे संबंध थे। सत्यप्रकाश 1994 से फरवरी 2000 के बीच हरियाणा के उतलोधा गांव का सरपंच था और अपने कार्यकाल के दौरान उसने आर.के. शर्मा को, जो उस समय पुलिस अधीक्षक थे, अपने गांव में सरकारी स्कूल के कुछ हिस्से का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। शिवानी हत्याकांड से पहले आर.के. शर्मा प्रदीप शर्मा से कभी नहीं मिले थे, ना ही उसे जानते थे। पुलिस का कहना था कि प्रदीप शर्मा और आर.के. शर्मा को छोड़कर सभी आरोपी रियल एस्टेट में काम कर रहे थे और आर.के. शर्मा आरोपी श्री भगवान की एजेंसी के माध्यम से अचल संपत्तियों के बेनामी लेन देन में अपना पैसा लगा रहे थे। शिवानी भटनागर की हत्या के लिए प्रदीप शर्मा को एडवांस मनी के तौर पर 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया और बाकी का पैसा काम होने के बाद देने के लिए कहा गया। इस बीच आर.के. शर्मा जानबूझकर काम के बहाने से पुणे निकल गए, जहां उन्हें 17 जनवरी 1999 से 23 जनवरी 1999 तक रुकना था। पुलिस के मुताबिक पहले शिवानी की हत्या की जो तारीख तय की गई थी, वो तारीख 21 जनवरी 1999 की थी और समय दोपहर का तय किया गया था। पर उस दिन योजना इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि शिवानी तय किए गए समय से पहले ही अपने घर से कहीं बाहर चली गई। एक बार फिर से 23 जनवरी 1999 का दिन तय किया गया। प्रदीप शर्मा ने एक मिठाई की दुकान से बेसन के लड्डू खरीद लिए और अपने साथ बिजली के तार का एक टुकड़ा छिपा कर रख लिया। फिर प्रदीप स्टीम कार से सत्यप्रकाश के साथ नौकुंज अपार्टमेंट पहुंच गया। उस वक्त वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ कालू भी नौकुंज अपार्टमेंट के पास ही मौजूद बताए गए। उन्होंने प्रदीप शर्मा को शिवानी के फ्लैट में जाने की हरी झंडी दी, जिसके बाद प्रदीप ने नौकुंज अपार्टमेंट के रजिस्टर में राजीव भटनागर के नाम से एंट्री की और एड्रेस में चंडीगढ़ के ट्रिब्यून कॉलोनी का पता दे दिया। रजिस्टर में उसने शिवानी के फ्लैट B42 में जाने का उद्देश्य राकेश भटनागर को इनविटेशन कार्ड देना लिख दिया। इसके बाद वो शिवानी के फ्लैट B42 के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने बेल बजाई। दरवाजा शिवानी भटनागर ने खोला। प्रदीप ने शिवानी को बताया कि वो राकेश भटनागर के लिए द ट्रिब्यून चंडीगढ़ के श्री अधिकारी के बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड लाया है। शिवानी ने प्रदीप को फ्लैट के अंदर बुला लिया। शिवानी ने अपने पति राकेश भटनागर को फोन करके उसकी प्रदीप से बात कराई। प्रदीप ने राकेश को अपना नाम शर्मा बताया। शिवानी ने किचन में चाय बनाई और प्रदीप को पीने के लिए दी। जब शिवानी भटनागर किचन में गई तब मौका पाकर प्रदीप ने पीछे से अपने साथ लाए पीले तार से शिवानी का गला घोंट दिया। फिर उसने किचन के चाकू से शिवानी पर कई वार किए। हत्या करने के बाद प्रदीप शर्मा नौकुंज अपार्टमेंट से निकल गया। हत्या के बाद प्रदीप शर्मा ने श्री भगवान को फोन किया और काम पूरा हो जाने की जानकारी दी। फिर श्री भगवान शर्मा ने यह जानकारी आर.के. शर्मा को फोन करके दे दी। पुलिस चार्जशीट में कहा गया कि शिवानी की हत्या के बाद 24 जनवरी को सत्यप्रकाश, श्री भगवान और वेद शर्मा मुंबई पहुंचे और सांता क्रूज के होटल मिलन में रुके, जहां उन्हें आर.के. शर्मा से 3 लाख रुपए मिले। आर.के. शर्मा जब पुणे गए हुए थे तब उन्होंने पुणे में अपने दोस्त सुरेश कुकरेजा से मोबाइल उधार लिया था, जिससे आर.के. शर्मा की श्री भगवान से बात हुई थी। पुलिस ने बताया कि आर.के. शर्मा का सुरेश कुकरेजा का मोबाइल यूज करना भी साजिश का एक हिस्सा था। आर.के. शर्मा नहीं चाहते थे कि शिवानी हत्याकांड में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित हो। सुरेश कुकरेजा ने धारा 164 के तहत बयान दिया था कि आर.के. शर्मा ने पुणे में रहते हुए शिवानी और अन्य आरोपियों को कॉल करने के लिए उनके मोबाइल का इस्तेमाल किया था। आगे चलकर कुकरेजा अपने बयान से पलट गए। पुलिस ने अशोक होटल के रिकॉर्ड्स, पार्किंग की पर्चियां, टेलीफोन रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने शिवानी के गले की चेन और कैमरा भी बरामद कर लिया। शिवानी के घर में मिले मिठाई के डिब्बे और 2 कांच के ग्लास सहित कुछ और सामानों से उठाए गए 10 फिंगरप्रिंट्स प्रदीप शर्मा के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। नौकुंज अपार्टमेंट के विजिटर रजिस्टर में राजीव भटनागर के नाम से जो एंट्री हुई थी वो भी प्रदीप शर्मा के हैंडराइटिंग से मैच कर गई। इससे यह साबित हो गया कि असल में राजीव भटनागर ही प्रदीप शर्मा था और शिवानी की हत्या वाले दिन वो घटना स्थल पर मौजूद था। प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि उसकी शिवानी भटनागर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उसने दावा किया कि पुलिस ने मामले में उसे फंसाने के लिए सबूत गढ़े हैं।
उसने कहा कि घटनास्थल से उठाए गए फिंगरप्रिंट्स बनावटी थे, क्योंकि पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स को उस तारीख से बहुत पहले उठाया था जिस दिन उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। उसने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया था कि साल 2002 में पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे विजिटर रजिस्टर में एंट्री लिखवाई थी। 20 मार्च 2003 को ट्रायल कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। 24 मार्च 2008 को आर.के. शर्मा, श्री भगवान, सत्यप्रकाश और प्रदीप शर्मा को शिवानी की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि आर.के. शर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवानी की हत्या करवाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शिवानी उनके अंतरंग संबंधों को उजागर करके उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगी। अपने फैसले में अदालत ने शिवानी की बहन सेवंती और उसकी दोस्त सेजल शाह की गवाही पर काफी हद तक भरोसा किया। अदालत ने कॉल रिकॉर्ड पर भी बहुत भरोसा किया, जिससे शिवानी और आर.के. शर्मा के बीच करीबी रिश्ते और शिवानी की हत्या की साजिश का पता चला। अदालत ने आर.के. शर्मा के बारे में कहा था कि आर.के. शर्मा का पुलिस अधिकारी के रूप में बेहतरीन सेवा रिकॉर्ड के कारण उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इधर कोर्ट ने शिवानी हत्याकांड में आरोपी रहे वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ कालू को बरी कर दिया। इसके बाद आर.के. शर्मा, श्री भगवान, सत्यप्रकाश और प्रदीप शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। 12 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बेनिफिट्स ऑफ डाउट के आधार पर आर.के. शर्मा, श्री भगवान शर्मा और सत्यप्रकाश को बरी कर दिया। बस प्रदीप शर्मा की सजा को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने 84 पेज के अपने फैसले में कहा कि शिवानी भटनागर की हत्या के पीछे का मकसद साफ नहीं है, न ही अभियोजन पक्ष आर.के. शर्मा और हत्यारे प्रदीप शर्मा के बीच संबंधी स्थापित कर पाई है। यहाँ तक कि कॉल डिटेल से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि अगर कोर्ट को कॉल डिटेल्स पर भरोसा नहीं था, तब प्रदीप शर्मा को मामले में दोषी कैसे ठहराया गया? क्योंकि पुलिस ने हत्यारे प्रदीप शर्मा को अन्य आरोपियों के फोन रिकॉर्ड्स के जरिए ही खोजा था। इस मामले से जुड़े कई सवाल अब भी ज्यों के त्यों हैं। अगर प्रदीप शर्मा ने शिवानी भटनागर की हत्या की थी तो किस मकसद के लिए की थी, जबकि प्रदीप शर्मा और शिवानी भटनागर एक दूसरे को जानते भी नहीं थे? अगर आर.के. शर्मा ने शिवानी की हत्या नहीं कराई थी तो फिर शिवानी की हत्या के पीछे कौन था? शिवानी की हत्या का मकसद क्या रहा होगा? प्रदीप शर्मा ने पुलिस पर आरोप लगाए थे कि पुलिस ने उसे फंसाने के लिए सबूत गढ़े थे। क्या ऐसा हो सकता था? क्या शिवानी भटनागर हत्याकांड में किसी राजनेता का हाथ था? आपको क्या लगता है? इस बारे में आप जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।